बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर और पाकिस्तानी वफद से मुतल्लिक ब्राज़ीली सहाफ़ी पीपे एस्कोबार की स्टोरी को सिक्योरिटीज़ राय ने मन घड़त और जहनी इख्तरा करार दे दिया है और वाज़ेह तौर पर यह कहा है कि इसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। मगर भी कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आलमी हालात का फ़ायदा उठाकर सनसनी खेज कहानियाँ बनाते हैं ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ मिल सकें, रेटिंग मिल सके। तो स्विट्ज़रलैंड के दौरे के दौरान वफद की सिक्योरिटी के हवाले से ना कोई सिक्योरिटी थ्रेट या अलर्ट जारी हुआ और ना ही कोई इस हवाले से ख़तरा मौजूद था। तो सिक्योरिटी ज़राए का मौक़िफ़ ये है कि आर्मी चीफ की इंटरनेशनल मूवमेंट इंतहाई खुफिया और फुल प्रूफ सिक्योरिटी जोन में होती है, जहाँ मोसाद जैसी किसी कुव्वत का दाखिला नामुमकिन है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ की सिक्योरिटी दुनिया के बेहतरीन और सख्त तरीन प्रोफेशनल प्रोटोकॉल्स के तहत होती है। मारखोर और अस्करी इंटेलिजेंस का नेटवर्क ऐसे किसी भी बैरूनी खतरे या साए को ज़मीन पर आने से पहले ही नीस्त नबूद करने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। तो जैसा मैंने कहा था कि पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है और इसके सिपहसालार को निशाना बनाने का कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तो इसीलिए सिक्योरिटी राय का मौक़िफ़ ये है कि अवाम सोशल मीडिया पर चलने वाली ऐसी फिल्मी कहानियों पर यकीन न करें जो फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर के तहत जज्बात को भड़काने या फिर सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए घड़ी जाती है। तो पाकिस्तान का दिफा और इंटेलिजेंस अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत है। दुश्मन को ऐसी किसी भी मोहमजोई का तसव्वुर भी नहीं करना चाहिए। अगली खबर वेनेजुएला में बुध की रात आने वाले 2 शदीद जल्जलों के हवाले से है, जिसके नतीजे में कम से कम 1 लाख अफराद की हलाकत का खदशा जाहिर किया जा रहा है। अब तक सैकड़ों लाशें निकाली जा चुकी हैं और हज़ारों लाशें और ज़ख्मी मलबे के नीचे दबे हुए हैं। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क की कायम काम सदर डेल्सी रोड्रिगेज ने जुमेरात की सुबह जो सरकारी बयान जारी किया है, उसके मुताबिक शुमाली साहली रियासत लागोवेरा सबसे ज़्यादा मुतासर हुई है, जहाँ दर्जनों बुलंदो बाला बिल्डिंगें आनन फानन ज़मीन बोस हो गई और वेनेजुएला का दारुल-हुकूमत क्राकस 2 इंतहाई ताकतवर जल्जलों से बुरी तरह तबाह हो गया है। तो इन 2 जल्जलों को जो बैक टू बैक आए, रेक्टर स्केल पर इनकी शिद्दत 7.2 और उसके बाद 7.5 बताई जाती है। पूरे ब्राज़ील में तबाही फैली हुई है। अमरीकी और दीगर रियासतों में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। मुतअद्दिद इमारतों के गिरने की वजह से लोग अब सड़कों पर हैं और अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान का खदशा है। इब्तदाई रिपोर्ट में 10,000 हलाकतों का खदशा जाहिर किया गया, लेकिन अब इसमें मज़ीद इजाफे का ऐलान किया गया और वेनेजुएला का जो मरकज़ी बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा है वो बंद कर दिया गया है। बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। अब ये वेनेजुएला वही मुल्क है जहां चंद माह कबल अमरीकी सदर ने वेनेजुएला के सदर को अगवा कर लिया था और अभी भी वेनेजुएला के सदर और उनकी अहलिया अमरीका की तहवील में है, लेकिन वेनेजुएला के अवाम ने चू नहीं की। कहीं पर एक बच्चा भी एहतजाजन बाहर नहीं निकला। जिस मुल्क का सदर अगवा कर लिया जाए, जिस मुल्क की इज्जत लूट ली जाए, वो मुल्क अगर खामोश रहे तो फिर कुदरत अपनी हरकत में आती है। बहुत से लोग इसे कुदरती आफात से ताबीर देते हैं और साइंस भी यही कहती है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जिनका हिसाब अल्लाह ताला दुनिया में ही कर देते हैं। तो जो कौमें इस तरह दूसरों के आगे हाथ खड़े कर देती हैं, फिर उन कौमों को भी तारीख ऐसे सबक देती है कि मुद्दतों याद रहते हैं। ईरान के रूहानी पेशवा को जब कत्ल किया गया, उनकी क़यादत मार दी गई, तो पूरी कौम सर पर कफन बांध कर निकल आई और उन्होंने अमेरिका और इसराइल जैसी तागूती रियासतों का सामना किया। ये बहुत बड़ी ताकतें हैं, दोनों एटमी मुल्क है, दोनों के पास जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है। फिर इसमें कुछ अरब रियासतें भी शामिल हुई, फिर नेटो के ममालिक भी शामिल हुए और अब वो नेटो जिसके बारे में अमरीकी सदर ये इतराज़ कर रहे थे कि उन्होंने जंग में अमेरिका का साथ नहीं दिया, उनके जनरल सेक्रेटरी ने पूरी लिस्ट निकाल के रख दी है कि किस किस मुल्क ने इस जंग में अमेरिका का साथ दिया। हत्ता कि इटली के एयरपोर्ट से भी 500 अमरीकी तैयारे उड़ते हैं और जाकर
ईरान में तबाही फैलाते हैं। तो शर्म आनी चाहिए, पूरी दुनिया बल्कि आधी दुनिया ने मिलकर ईरान के ऊपर हमला किया, लेकिन उन्हें शिकस्त से दो चार नहीं कर सके। तो इसी हजीमत की वजह से आज दुनिया एक दूसरे को मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा रही है। तो ट्रंप ने जो इल्ज़ाम नेटो पे लगाया था, उसका जवाब नेटो ने उस लिस्ट से दे दिया कि किस किस मुल्क ने, किस किस यूरोपीय मुल्क ने इस जंग में अमेरिका का साथ दिया। और ख़ुद अमेरिकी सदर ये मान चुके हैं कि मुत्तहिदा अरब अमीरात ने भी इस जंग में हिस्सा लिया। और भी कई मुल्क हैं जिन्होंने पीछे रहकर इस जंग में हिस्सा लिया, सामने नहीं आए, लेकिन अंदरूनी खाना उनकी दिली ख्वाहिश थी, उन्होंने मदद भी की कि किस तरीके से ईरान को तबाह कर दिया जाए। तो ईरान ने साबित कदमी से जंग लड़ी है, तो आज वो सुरखरू है। वेनेजुएला के अवाम ने ये जंग नहीं लड़ी, वेनेजुएला के अवाम ने एहतजाज भी नहीं किया। वेनेजुएला ने आज तक अमेरिका से ये नहीं कहा कि हमारे सदर को वापस कर दो, वेनेजुएला ने ये नहीं कहा कि आप हमारे सदर के ऊपर मुकदमा चलाएं, उनका फेयर ट्रायल करें, चले इंसानियत के नाते उनकी बीवी को ही छोड़ दें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब वो इल्ज़ाम सच्चे हैं, झूठे हैं, मगर रियासत का जो सरबरा होता है वो पूरी रियासत की इज्जत होता है। वो ईमानदार हो, वो किसी तरह उस पर कोई इल्ज़ाम हो, लेकिन वो रियासत को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो ये मुकाफ़ात अमल है। और मेरी दुआ है वेनेजुएला के अवाम के लिए, जितनी हलाकतों का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है, अल्लाह करे इतनी ना हो और लोग बच जाएं। और मैं जो कह रहा हूँ वो भी गलत हो, ये वाकई कुदरती आफात हो, लेकिन आप इस पर अपनी राय दे सकते हैं। अब बात करते हैं ईरान और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी के बावजूद एक बार फिर झगड़ा शुरू हो गया। तो ईरान और अमेरिका एक बार फिर आमने सामने आ गए। मुज़ाकरात हुए, MOU हुआ, मुआहिदा हो गया, अगले हफ्ते तकनीकी टीमों के मुज़ाकरात होने हैं। तो अब सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सब कुछ ठीक नहीं है, बहुत कुछ ख़राब लग रहा है, और इसकी वजह बना है एक नया बहरी रास्ता। आबने हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगों के खदशात की वजह से अमरीकी अंदरूनी खाना कोई नया रास्ता तलाश कर रहे थे। तो मैरी टाइम एजेंसी जो है उसने और सल्तनत ऑफ ओमान ने मिलकर एक बिल्कुल नया और आर्जी तजारती बहरी रास्ता निकाल लिया, जिसके तहत उनका ख्याल ये है कि जो आबने हुर्मुज़ का पुराना और रवायती रास्ता है, चूँकि उसमें बारूदी सुरंगें हैं, उन्हें साफ़ करने में टाइम लगेगा, तो उसको भूल जाएं और नए रास्ते पर सफ़र करें। तो जो नया रास्ता है वो आबने हुर्मुज़ का मुतबादल रास्ता तस्वुर किया जा रहा है। ये ओमान का साउदर्न कॉरिडोर है, साहल के साथ साथ एक महफूज रास्ता है, जहाँ पहले बहुत पत्थर पाए जाते थे और ये ज़्यादा गहरा भी नहीं था। मगर मुझे लगता यूँ है कि अमरीकी बहरिया ने वहाँ मौजूद रह के उसको किसी हद तक क्लियर कर लिया है और एक जनूबी बहरी राहदारी बन गई है। तो अब उसमें से उन्होंने उन लोगों को निकालना शुरू कर दिया है जो खलीज में महीनों से फंसे हुए हैं। 11,000 से ज़ायद सिविलियन मलाह हैं, सैकड़ों मालबरदार बहरी जहाज़ हैं। उन सबको कहा गया कि इस नए रास्ते से आप निकल आएँ। तो वहाँ से कोई 150 जहाज़ गुजर भी गए हैं। तो उसके बाद एक नया शदीद आलमी सफारती तनाज़ा खड़ा हो गया, क्योंकि ईरानी फ़ौज ने तमाम बैन अवी जहाज़रानी करने वाली कंपनियों को सख्त वार्निंग जारी की है और उन्हें यह कहा कि तेहरान की बाकायदा इजाज़त और मंजूरी के बगैर अगर कोई जहाज़ गुजरा तो फिर उसको उड़ा दिया जाएगा, उसके ऊपर अटैक होगा। जो भी मालबरदार जहाज़ इनकी नई कायम करदा समुद्री अथॉरिटी को रिपोर्ट नहीं करेगा वो तहवील में भी लिया जाएगा। इसके जवाब में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने, जो कि खलीजी ममालिक के दौरे पर हैं और वहाँ खलीजी ममालिक के ताने बर्दाश्त कर रहे हैं, क्योंकि खलीजी ममालिक अमेरिका से नाराज़ हैं और वो कहते हैं कि हमने तो अमेरिका को सिक्योरिटी का ठेका दिया था, लेकिन यहाँ तो हमें अपनी सिक्योरिटी की पड़ी हुई है। तो मार्को रूबियो ने, जो कि बहरीन के दौरे पर इस वक्त है, पहले वो इमारात के दौरे पर थे, वहाँ पर उन्होंने कहा कि आबने हुर्मुज़ एक बैन अवी गुजर है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा और ना किसी की उस पर इजारादारी या कब्ज़ा कबूल किया जाएगा। तो अमेरिका जो पहले खार खाए बैठा है, फुटबॉल वर्ल्ड कप की वजह से उसे जंग रोकना पड़ी और इस दौरान उनके जो मुखालफिन है डेमोक्रेट्स, उन्होंने फ़ायदा उठाया और सेनेट से वो करारदाद मंजूर करा ली, जिसके तहत अमेरिकी सदर को अब ईरान पर हमला करने के लिए बाकायदा अपनी पार्लियामेंट से इजाज़त दरकार होगी। तो ट्रंप को ये बात पहले ही खल रही है, तो अब वो
नया बहरी रास्ता मिलने पर ज़रा शेर हो गया और उसने फिर से धमकियां देना शुरू कर दी है। दूसरा, ईरान जो है वो आबने हुर्मुज़ के अहम समुद्री रास्ते पर अपना कंट्रोल बरकरार रखना चाहता है और उसने नया बहरी रास्ता नामंजूर कर दिया है और इसलिए वो वार्निंग भी दे रहा है। ये वार्निंग उस वक्त सामने आई है जब बहरी अमूर से वाबस्ता एक बड़े ग्रुप ने अपने जहाज़ों को मुतबादल जनूबी रास्ता इख्तियार करने का मशवरा दिया और ये कहा कि चूंकि वो रास्ता बरूदी सुरंगों से पाक है, जहाज़ अपने सिग्नल को एक्टिव रखते हुए वहाँ से गुजर जाए। इससे पहले जहाज़ अपने सिग्नल ऑफ कर दिया करते हैं ताकि कहीं ईरानी पकड़ न ले। समुद्री जहाज़ों की नकलो हरकत पर नजर रखने वाले मैरीन ट्रैफिक ने यह बताया कि जहाज़ों की तादाद में इजाफा हुआ है, वहाँ से काफ़ी जहाज़ गुजर गए हैं, ज़्यादा बड़े नहीं लेकिन जो दरमियाने साइज़ के जहाज़ हैं वो आराम से वहाँ से गुजर रहे हैं। लेकिन अब ईरान की धमकी के बाद सूरत हाल जो है वो तब्दील हो गई है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो सरबराहान के साथ जब मुलाकात की तो उसमें उन्होंने कहा कि ईरान अमेरिका के साथ मामला में बड़ी रियायतें दे रहा है, दोनों ममालिक के दरमियान पेशरफ्त मुस्बत है, लेकिन अगर ईरान ने तयशुदा मामला पर अमल न किया तो वाशिंगटन के पास दीगर ऑप्शन भी मौजूद हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि हमने ईरान को मुजमद असासों से रकम देने का फैसला नहीं किया और ईरान हमारी हर बात मान रहा है। तो नेटो चीफ के साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज बड़ी स्ट्रांग थी और वो ये जाहिर कर रहे थे कि अगर ईरान ने हैंकी फैंकी की तो वो दोबारा ईरान पर अटैक कर सकते हैं। उन्होंने बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन और इटली का नाम लेकर कहा कि वो इन मालिक से मायूस है। लेकिन एक और अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि इसराइल ने अमेरिका से कहा कि वो उनके एयरपोर्ट खाली कर दे, तेल अवीव एयरपोर्ट से निकल जाए और तेल अवीव में उनका जो मरकज़ी बेन गोरियन एयरपोर्ट है वहाँ पर अमेरिका के वो जहाज़ खड़े हैं जो कि जंगी जहाज़ों को ईंधन फराहम करते हैं, यानी ईंधन बरदार जहाज़ हैं। तकरीबन 28 ईंधन बरदार तैयारे इससे पहले ही अमेरिका वहाँ से हटा चुका है। मज़ीद 20 तैयारे वहाँ पर मौजूद है जिन्हें हटाने के लिए कहा गया है। इसराइली हुकाम का मौक़िफ़ ये कि उनकी जो इंटरनेशनल परवाज़ें हैं इससे मुतासर हो रही हैं और ये एयरपोर्ट जो है वो आम परवाज़ों की बजाय एक फ़ौजी अड्डा बन के रह गया है। तो इनडायरेक्टली तो इसराइल ने अमेरिका से कहा कि दौड़ जाओ। अब पता नहीं इसके पीछे नाराज़गी है या फिर वाकई उनकी कोई ज़रूरत है। अब आपको एक अच्छी खबर देते हैं कि आलमी मंडी में तेल की कीमत मज़ीद गिर गई है और कीमतें ईरान जंग से पहली वाली सतह पर आ गई हैं। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत और कम हो गई है और तकरीबन $72 फी बैरल के आसपास पहुंच गई है, जो 28 फरवरी को अमेरिका इसराइल जंग के दौरान हमलों के एक दिन पहले की सतह है। अमेरिका में भी पेट्रोल की औसत कीमत अब $3.93 फी गैलन पर आ गई है, जो कि अप्रैल में $4 फी गैलन से भी ज़्यादा हो गई थी, लेकिन ये अब भी जंग से पहले की कीमतों से ज़्यादा है। तो आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में नुमाया कमी के बाद पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में बड़े पैमाने पर लीफ का इम्कान पैदा हो गया। तो आज जुमा है, तो जुमे के रोज़ पेट्रोल की नई कीमतों का ऐलान होता है। तो ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में इस बार ₹22 फ़ी लीटर, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹42 फ़ी लीटर तक कमी की तजवीज़ ज़ेर गौर है। जबकि एक और ज़राए के मुताबिक डीजल कीमत में ₹27 कमी होगी। ज़राए का कहना है कि चूँकि आलमी मार्केट में तेल की कीमतें गुज़श्ता 3 माह की कम तरीन सतह पर आ गई हैं, तो अब हुकूमत के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि कीमतों में मज़ीद कमी की जाए। दूसरी तरफ ऑयल कंपनियों ने हुकूमत को मशवरा दिया था, बल्कि धमकी दी थी कि अगर तेल की कीमतें उनकी मशावरत के बगैर कम की गई तो वो सप्लाई रोक देंगे, क्योंकि पिछली बार भी जब तेल कीमतों में कमी की गई तो उनको अरबों रुपये नुकसान हुआ है। वज़ीर आज़म साहब ने रात 12 बजे से पहले ही ऐलान कर दिया, कुछ 7-8 घंटे तो लोग पेट्रोल पंपों पर टूट पड़े। तो इस बार चूँकि ऑलरेडी अंदाज़ा है कि पेट्रोल की कीमत में कमी होगी, तो पेट्रोल पंपों ने ख़रीदारी भी कम की है और जुमे के रोज़ पेट्रोल शायद आपको कहीं कहीं दस्तयाब भी ना हो, तो परेशान नहीं होना क्योंकि पेट्रोल सस्ता होने जा रहा है। लेकिन एक बड़े मामले का फैसला हो गया और फैसला ये हुआ कि मर्जी मालिक की चलेगी। वज़ीर की कायम करदा कमेटी ने एक बहुत बड़े तनाज़े का हल पेश कर दिया है। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन रीऑर्गेनाइजेशन तरमीमी बिल 2026 में राइट ऑफ वे शिकों से मुतल्लक अबूरी रिपोर्ट पेश कर दी गई है। फैसला ये किया गया कि निजी जायदाद के मामले में मालिक की रजामंदी और बाहमी मुआहदा बुनियादी शर्त होगी। इससे पहले जो बिल असम्बली से मंजूर हुआ उसमें ये कहा गया था कि
कोई भी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी किसी के घर पर भी मालिक की मर्जी के बगैर अपना खंबा या टावर नस्ब कर सकती है। मालिक की मर्जी कोई लाजमी नहीं होगी। अगर एक दफ़ा मुआहदा हो जाता तो फिर मालिक उसको रोक नहीं सकेगा। लेकिन अब उसमें कुछ तब्दीलियां कर दी गई क्योंकि इसमें बड़ा शोर मचा और इस पर नजम सेठी साहब ने दावा किया कि मिनिस्टर साहिबा ने माल पकड़ा हुआ है। मैं हैरान हूँ इस गवर्नमेंट के ऊपर कि इनके ऊपर करप्शन का इल्ज़ाम लगा। और ये जो मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है शीज़ा ख्वाजा, ये गालिबन ख्वाजा आसफ की अजीज़ा है और बाज़ रहे कहते हैं कि उनकी मुँह बोली बेटी हैं। और जब से उन्होंने वजारत संभाली है, अल्लाह के हुक्म से पूरे मुल्क में इंटरनेट का प्रॉब्लम पहले से 4 गुना ज़्यादा हो गया। इंटरनेट का बहरान, 5G और ये खंबे लगाना, कोई ना कोई कंट्रोवर्सी ज़रूर रहती है। और इन पर इल्ज़ामात पहले तो नहीं लगे, लेकिन फिर नजम सेठी साहब ने जब ये इल्ज़ाम लगाया कि इन्होंने माल पकड़ा हुआ था तो उस पर किसी ने चू नहीं की, तो फिर क्या मान लिया जाए कि वाकई इन्होंने को माल पकड़ा हुआ था। और मेरी जो इस हवाले से अंडरस्टैंडिंग है या लॉजिक है वो ये कि अगर माल पकड़ा हो तो काम हर सूरत होता है, अगर काम ना हो सकता हो तो माल नहीं पकड़ा जाता। तो ये जो इल्ज़ाम था ये इल्ज़ाम बड़ा इल्ज़ाम है। मेरा ज़ाती ख्याल ये कि वो अनाड़ीपन का शिकार हुई हैं। वो जो नीचे अफसरशाही है ना, उन्होंने उनको गुच्छा दिया, बिल में हेरा फेरी करके उनसे अप्रूव करा लिया, लेकिन एक्चुअली तो जिम्मेदारी उन्हीं की बनती है। तो अब वो सारी क्लैरिटी उन्होंने कर दी है कि जनाब असल राइट ज़मीन के मालिक का है, टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों का नहीं है। किसी निजी फ़र्द या निजी कानूनी इदारे की ज़मीन, इमारत, जायदाद या असासे के इस्तेमाल या रसाई से मतलब कोई कदम मालिक की रजामंदी और बाहमी मुआहदे के बगैर नहीं उठाया जाएगा, वरना तो लोगों की प्राइवेसी डिस्टर्ब होगी। कोई भी कंपनी का मालिक खंबा मोटे दिल रख के आएगा और कहेगा ला दो जनाब और मेरा टावर यहाँ चलेगा। तो कमेटी ने सिफारिश की है कि कानून का इतलाक अवामी दारो वफाक, सूबाई मुकामी हुकूमतों को ज़ेर मलकियत या ज़ेर इंतज़ाम ज़मीन, इमारत, जायदादों, असासों के साथ साथ निजी रहायशी मनसूबों, कोऑपरेटिव हाउस सोसाइटियों और इसी नौइयत के इदारों पर वाज़ेह तौर पर किया जाए। अगर किसी लाइसेंस याफ्ता इदारे, अवामी इदारे, रहायशी मनसूबे, कोऑपरेटिव हाउस सोसाइटी या किसी और इदारे के दरमियान तनाज़ा पैदा हो तो फिर मुतलका हुकूमत को या मुतलका डिपार्टमेंट को भेजा जाएगा और मुतासरा शख्स अपील भी कर सकेगा। वजारत कानून इंसाफ के मुताबिक शहरियों की निजी जायदाद, मालिक की रजामंदी, हक के एतराज़, कानून, तहफ़्फ़ुज़ और मुआवजे के असूलों पर कोई समझौता नहीं होगा। तो ये जो कंट्रोवर्सी चल रही थी, मेरा ख्याल है कि अब इस नई कानून साजी की वजह से वो तो मामला हल हो गया, लेकिन वो सवाल अपनी जगह बरकरार रहेगा कि क्या मिनिस्टर साहिबा ने वाकई माल पकड़ा था या नहीं पकड़ा था। और अगर नहीं पकड़ा था तो फिर नजम सेठी के ऊपर हत्या के इज्जत का दावा क्यों नहीं किया गया। तो कुछ तो है जो दाल में काला है। पंजाब में एक नया कानून आ गया जनाब, गुंडागर्दी और भत्ताखोरी के खिलाफ सख्त कानून। पहली बार अगर पकड़े गए कि गुंडागर्दी की है या भत्ता लिया तो 3 से 5 साल कैद की सजा होगी। पुराने गुंडा एक्ट 1959 को कैंसिल कर दिया गया, उसकी जगह ये नया कानून कायमा कमेटी बराए दाखिला से अप्रूव हो चुका है। और इस कानून के मुताबिक अगर आप आदी मुजरम बन गए, बार बार ऐसी हरकत की, तो फिर सज़ा 3 और 5 नहीं बल्कि 7 साल होगी और जुर्माना 20 लाख रुपए होगा। इसके अलावा गुंडा नासर के शनाख्ती कार्ड और बैंक अकाउंट ब्लॉक कर दिए जाएंगे और उनकी बाकायदा मॉनिटरिंग करेगी। इसके साथ साथ सोशल मीडिया पर असला नुमाइश, हवाई फायरिंग भी गुंडागर्दी एक्ट में शामिल कर ली गई है। हुण फोटो बना के फेसबुक पर न चढ़ाना कि असला पकड़ा हुआ। तो अगले इसी कानून के तहत पहली मरतबा पकड़े गए तो 3 साल या 5 साल, और अगर बार बार पकड़े गए तो फिर 7 साल। पुलिस को मुल्ज़मान की डिजिटल निगरानी और बायोमेट्रिक डेटा जमा करने का इख्तियार हासिल होगा। तो पंजाब, जिसके बारे में ये तासुर हर गुजरते लम्हे के साथ मजबूत हो रहा है कि माशाल्लाह पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर तो बड़ा अच्छा हो गया, लेकिन साथ ही पुलिस स्टेट बन गया। लोगों के जो सिविल राइट्स हैं वो कहीं गायब हो गए हैं। यानी आप कोई काम करें तो आपको पकड़ने के लिए वहाँ कोई ना कोई पुलिस किसी ना किसी शक्ल में होगी। तो जितनी पंजाब की अवाम है, मुझे लगता है उतने ही इदारे बन गए उनको पकड़ने के लिए। तो पंजाब के अवाम को रिलीफ तो मिल रहा है, मगर साथ तकलीफ भी मिल रही है। जिनको पकड़ा जा रहा है वो बेचारे रोते फिर रहे हैं। अच्छी बात है पंजाब को अगर आप न्यूयॉर्क और लंदन बनाने चले हैं, सड़कें अच्छी बना रहे हैं, बाजार अच्छे बना रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा अच्छा बना रहे हैं, तो फिर कुछ इंसानी हकूक़ का भी ख्याल करें, कुछ सिविल राइट्स का भी ख्याल करें,
जो कि दिन ब दिन मजरू होते जा रहे हैं। आप देखिए एक बड़ा मामला चल रहा है सरगोदा में, एक बच्ची मुंतहा ज़ाहिरा, उसके साथ ज्यादती हुई। बच्ची घर से सौदा सलब लेने निकली थी, किसी दुकान में गई, वापस नहीं आई, सीसीटीवी कैमरों से पकड़े गए वो मुलजम सारे। पता चला बच्ची मार के स्टोर में फेंकी हुई है। अब जो रिपोर्टें सामने आ रही हैं बड़े खौलनाक हैं कि बच्ची के साथ एक से ज़्यादा लोगों ने ज्यादती की। जो मरकजी मुलजम था उसको पुलिस ने मार दिया, सीसीटीवी ने मार दिया। ये कोई गैर मुतवक्को बात नहीं है। पंजाब में जो भी हीनियस क्राइम करता है उसको मौके पर ही सज़ा दे दी जाती है। तो अब ये है तो खिलाफ कानून, क्योंकि बड़े से बड़े मुजरम को भी पाकिस्तान का आइन और कानून इस बात का हक देता है कि वो अपना दिफा कर सके। बेशक उसने जुर्म किया हो, बड़ा जुर्म किया हो, बहुत ही हीनियस क्राइम हो, तो ये किसी भी सोसाइटी के लिए, मुआशरे के लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि मुलजम या मुजरम को हक़ दिफा दिया जाता है। मगर पंजाब में ये अब तासुर मजबूत हो गया कि फ़ैसला ऑन स्पॉट होना है। अगर पैरा फोर्स किसी को पकड़ेगी तजावज़ात करते हुए तो उसे फेंटी लगाएगी, उसे उठा के गाड़ी में डालेगी, उसे पकड़ के नहीं जाएगी, उसका चालान नहीं काटेगी। इस तरह ट्रैफिक पुलिस वाले भी यही काम करेंगे। अगर कोई एहलकार वैगन की अगली सीट पर बैठना चाहे और कोई सिविलियन कहे कि मैंने नहीं उतरना, मैं बैठूंगा, तो वो एहलकार उसको गोली मार दे तो उसे कोई पूछने वाला नहीं। तो ये जो हर गुजरते लम्हे के साथ वाक़यात बढ़ रहे हैं, ये लम्हा फ़िक्रिया है। हो सकता है कि मैं ज़्यादा एग्जैजरेट कर रहा हूँ, ऐसा सोच रहा हूँ, आप इस पर अपनी ओपिनियन दे सकते हैं। मगर पंजाब अमली तौर पर पुलिस स्टेट ही नज़र आता है। जिस मुलजम को सरगोदा केस में मारा गया उसके बारे में लोग सवाल पूछ रहे हैं कि उसका फोरेंसिक किया गया, उसका ट्रायल किया गया, तो लोग सवाल तो सही पूछ रहे हैं। और जब ये सवाल पूछा जाता है कि पुलिस को कैसे पता कि ये वाकई मुलजम था, तो इस बारे में मैं कम से कम एक बात पूरे वसूख से कह सकता हूँ कि पुलिस जब तक इस बात का यकीन नहीं कर लेती कि वाकई ये मुलजम है और वो एक एक डिटेल नहीं बता देता, उस वक्त पुलिस उसको मारती नहीं या उसको मुजरम करार नहीं देती। मैं ये समझता हूँ कि ये गलत काम है, ये आइन और कानून के खिलाफ है, मगर ये गुनाह नहीं है। किसी मुजरम को उसके इकरार जुर्म के बाद अगर सज़ा दी जाती है और वो लोग सज़ा देते हैं जिनके हाथ में वो इंतज़ामात हैं, यानी पुलिस के हाथ में अवाम की सिक्योरिटी है, तो वो सज़ा तो दे सकते हैं। ये है खिलाफ आइन और कानून, मगर ये गुनाह नहीं है। तो मेरा ख्याल है इसीलिए लोग झिझकते नहीं है। सीसीटीवी अगर ऑन द स्पॉट लोगों को मार रही है, उसमें बहुत से बेगुनाह लोग भी मारे जा रहे हैं। ये है लम्हा फ़िक्रिया। अब जिसने ये काम किया बच्ची के साथ, वो यकीनी तौर पर मैं समझता हूँ 1-8% खदशा हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि वाकई मुजरम होगा और उसको मार दिया गया। तो पंजाब में इस वजह से लॉ एंड ऑर्डर जो है वो पहले से बेहतर है। अब आप देखिए इस्लामाबाद के सेक्टर F71 में एक घर पर अभी आज छापा पड़ा है, तो वहाँ पर 3 चीनी और 2 पाकिस्तानी शहरी गिरफ्तार हुए हैं। अब ये लोग वहाँ पे क्या कर रहे थे अल्लाह जाने। वहाँ से इंसानी अज़ा मिले हैं, इंसानी गोश्त मिला है। अब ये वहाँ पे अज़ा निकाल कर किसी और को लगाते थे या ये गोश्त किसी और को सप्लाई करते थे। ये जो पाकिस्तानी पकड़े गए हैं वो ड्राइवर और सप्लाई का काम करते हैं। जो मरकजी मुलजम है वो 3 चीनी हैं, ली गेंग लई, वोंग वाओ और पिंगफी गाओ, जबकि जो पाकिस्तानी है वक़ास सरवर और कैसर हनीफ के नाम से उनकी शनाख्त ज़ाहिर की गई है। तो अब ये बड़ा अलमनाक वाक़या है। अगर वहाँ पे इंसानी गोश्त, इंसानी अज़ा मिले हैं और किसी को मार के वो इंसानी गोश्त कहीं भेजा जा रहा था या बेचा जा रहा था, तो ये मुझे लगता है कि इसके पीछे को बहुत ही बड़ी कहानी निकल सकती है। अगर इस किस्म के कामों में लोग मुलव्वस पाए जाएं, तो क्या आप चाहेंगे कि ये गिरफ्तार हों, अदालतों से ज़मानतें कराएं, इनकी एम्बेसी इनको सपोर्ट करे और छुड़ा के अपने मुल्क ले जाए? तो इसीलिए पुलिस बाज़ औक़ात ऑन स्पॉट इंसाफ कर देती है, मगर वो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग ही कहलाती है। अब आज़ाद कश्मीर की बात कर लेते हैं। जो लेटेस्ट सूरत हाल है वो ये कि वहाँ पे इंतखाबात की तैयारियाँ तो हो रही हैं और अब तक 1265 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करा दी, जो पिछले इंतखाबात से 30% ज़्यादा है। IG आज़ाद कश्मीर लियाकत अली मलिक ने मुजफ्फराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उनका दावा ये कि रावलाकोट के चंद मखसूस इलाकों के अलावा पूरे खित्ते में तमाम अहम शाहराह और रास्ते ट्रैफिक और खुराक सप्लाई के लिए मुकम्मल तौर पर खुले हुए हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि शरपसंद अनासर की तरफ से रास्तों की बंदिश और खुराक की गाड़ियाँ रोकने के दावे
झूठे बेबुनियाद हैं और ये सोशल मीडिया के ज़रिए फैलाए जा रहे हैं। जाली AI वीडियोस बनाई जा रही हैं। दूसरा, हुकूमत ने बड़ा फैसला कर लिया है, कालम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमा को किसी भी किस्म की माफ़ी ना देने का फ़ैसला किया और इनके खिलाफ पुरतशद्दुद वाक़यात और हलाकतों पर सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रखने का फ़ैसला किया। पोस्ट डिवीज़न की इंतजामिया ने धरनों और एहतजाजी मुजाहरों में सहूलतकारी करने वाले तकरीबन 100 हाज़र सर्विस और रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की फरिश्तें कार्रवाई के लिए उनके महकमे को भेज दी हैं। तो आज़ाद कश्मीर में बहुत कुछ चल रहा है। कल आज़ाद कश्मीर के मसले पर पार्लियामेंट में बिलावल भुट्टो और ख्वाजा आसिफ भी आमने सामने आ गए थे और अभी आज़ाद कश्मीर के हवाले से हुकूमत और पीपल पार्टी के दरमियान कशीदगी का माहौल पाया जाता है। दूसरा, आज़ाद कश्मीर के रहनुमा शौकत मीर की गिरफ्तारी की खबरें ज़ेर गर्दिश है, मगर उन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि वो ना गिरफ्तार हुए हैं ना ही उन्होंने मैदान छोड़ा है, लेकिन वो किसी जगह पर रुपोश है और वो कुछ अर्सा तक लोगों से दूर रहेंगे। उन्होंने पैगाम में ये कहा कि लोग सब्र करें और दुरुस्त वक्त का इंतज़ार करें। कभी कभी आपको बाज़ मामलात में सब्र से काम लेना पड़ता है। उनके ऊपर जो दहशतगर्दी के इल्ज़ाम लगे हैं वो उन लोगों को वापस लेना पड़ेगा जिन्होंने ये झूठे इल्ज़ामात उन पर लगाए हैं। अगली खबर यूरोप के मुख्तलिफ इलाकों में गर्मी के हवाले से, जहाँ शदीद और गैर मामूली गर्मी है। स्पेन में हीट वेव के बायस 4 रोज़ में हलाकतों की तादाद 200 से ज़ायद हो गई है। कई इलाकों में दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड क्रॉस कर गया है। फ्रांस में भी हीट वेव से हलाकतों की तादाद 50 हो गई है, जहाँ 80 साल में पहली मरतबा दर्जा हरारत 44 डिग्री से ऊपर चला गया। इटली में भी 24 घंटों में 5 हलाकतें हुई हैं। लंदन और साउथ ईस्ट इंग्लैंड के लिए शदीद गर्मी की रेड वार्निंग है और ये गर्मी अगले 1-2 रोज़ तक जारी रहेगी। लंदन में दर्जा हरारत 30 से 40 सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है और गर्मी के बायस हॉस्पिटल में मरीजों की तादाद बढ़ गई है। रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन का कहना है कि गर्मी की वजह से अस्पताल की मशीनें तक काम करना छोड़ गई हैं। तो जब हम गर्मी करते हैं तो यूरोप वाले हमारा मजाक उड़ाते हैं। ये जो गर्मी बढ़ रही है क्लाइमेट चेंज की वजह से। पाकिस्तान में भी पहले से ज़्यादा गर्मी की शिद्दत बढ़ गई है। अब यूरोप जो है वो भी एशिया की तरह गर्म खित्ता बनता जा रहा है। अब तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होती अगले वीलॉग में। अपने गिरदुनवा के लोग बहुत ख्याल रखिएगा।